So as t tends to infinity, a tends to 0. Theoretically, obviously it is correct, but practically, actually, experimentally, the first order reaction never goes to completion. जब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर में नहीं दिखे आपको तो पक्का वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो बगैर सॉल्व किए आप इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, एक नए पाथ से लेके जाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डील करने वाले, यानी कि लास्ट 3 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डील करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली क्या-क्या लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन में, सारा स्टेप आप लोग को समझाएंगे और फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। चाहे वो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, एग्जैक्टली एग्जाम में क्या लिखना है वो सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है जिसमें एक सवाल दिया हुआ है और 4 ऑप्शन यहां आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सवाल क्या है? तो एक रिएक्शन दिया है A प्लस बी गिविंग राइज टू C प्लस डी। इनिशियली A का कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियली B का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका वैल्यूज दिया हुआ है। 3 डेटा दिया हुआ है और इन 3 डेटा को देख करके हम लोग को यह पहचानना है कि उसमें A और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। देखो, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो इसको प्रॉपरली हम लोग सॉल्व कर रहे होते और स्टेप मार्किंग भी होता, क्योंकि एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसको डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। क्या तरीका होगा? देखिए, पहला और दूसरा डेटा को देखिए, उसमें A का जो कंसंट्रेशन आप लोगों को दिख रहा होगा वो सेम है, 3 × 10⁻², जबकि B का जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो रहा है, 2 × 10⁻² से 4 × 10⁻²। तो A का कंसंट्रेशन सेम रहते हुए B का कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट पे क्या असर हुआ? तो आपको दिखेगा रेट पे कोई असर नहीं हुआ है, रेट का वैल्यूज दोनों में बिल्कुल सेम है। A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, B का डबल किए तो चेंज किसका किए? चेंज किए B का, बट रेट में क्या कोई असर हुआ? तो कोई असर नहीं हुआ। इट मींस कि B पे रेट का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B विल बी 0। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू B इट विल बी 0। अगर किसी चीज के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे कोई असर नहीं होता है तो उस चीज का जो ऑर्डर रहेगा उसके कंसंट्रेशन का वो क्या हो जाएगा? 0। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B इज 0, जो कि ऑप्शन ये वाला भी दिख रहा है मेरे को और ऑप्शन ये वाला भी दिख रहा है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। तो अभी बच गया मेरे पास ऑप्शन B और C। मेरे को ये डिसाइड करना है B और C पे सही ऑप्शन कौन होगा, तो उसके लिए हम एक और डेटा देखेंगे, दूसरा और तीसरा डेटा देखते हैं, सेकंड और थर्ड। क्यों सेकंड थर्ड देख रहे हैं? बिकॉज सेकंड और थर्ड डेटा में आप ध्यान से देखो, B का कंसंट्रेशन सेम है, B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, A डबल हुआ है, B सेम है और A डबल हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसा डेटा उठा रहे हैं जिसमें कोई एक कांस्टेंट रहे और दूसरा वाला चेंज कर रहा हो। तो ये पहला दूसरा उठाए पहले, फिर ये दोनों उठा रहे हैं जहां पे B कांस्टेंट है और A डबल हुआ है। और ध्यान से यहां पर देखिए आप, तो A के रिस्पेक्ट में आपको दिखेगा कि रेट में असर हुआ है, 1.89 10⁻⁴ से 7.56 10⁻⁴ हो, यानी कि 4 टाइम्स हो गया है। B का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप A के कंसंट्रेशन को डबल किए हैं तो रेट का वैल्यू 4 गुना हो गया है। किसी के कंसंट्रेशन को डबल करने से अगर रेट 4 गुना हो जाए तो उसका ऑर्डर हो जाता है 2, कंसंट्रेशन स्क्वायर। तब तो कंसंट्रेशन को आप इंटू 2 किए, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन स्क्वायर था तो रेट ओवरऑल 4 टाइम्स हो गया। तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बिकम सेकेंड ऑर्डर। तो ये वाला B और C तो हम लोग पहले देख चुके थे कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। B में फर्स्ट लिखा हुआ है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A और थर्ड वाले ऑप्शन में सेकंड लिखा हुआ है, तो ये सेकंड ऑर्डर है A के रिस्पेक्ट में एंड 0 ऑर्डर है B के रिस्पेक्ट में, यानी कि दिस ऑप्शन C इज करेक्ट ऑप्शन। ये तरीका हुआ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने का। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सवाल है, व्हाट हैपेंस टू द रेट कांस्टेंट K एंड एक्टिवेशन एनर्जी A एज द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, जस्टिफाई। तो आप अगर चाहें एग्जाम में तो लैंग्वेज में भी इसका आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन होता है आर्हेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA डिवाइड बाय RT। यहां पर जो EA है, EA को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये कैपिटल A जो है वो आर्हेनियस कांस्टेंट है, वो इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है। ठीक है,
कह रहा है सवाल कि अगर आप तापमान को चेंज करेंगे तो आपको बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी E और टेम्परेचर T पे क्या असर होगा। तो यहां पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अगर आप तापमान को चेंज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी E और रेट कांस्टेंट K पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करो, T को आप चेंज करके देखो। मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे एक T को अगर आप चेंज करोगे तो ये K तो चेंज हो ही जाएगा। ध्यान से देखिए, इफ यू इंक्रीज T दिस रेशियो EA बाय RT विल डिक्रीज, और क्योंकि यहां माइनस साइन है तो ओवरऑल वैल्यू K का बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एज T increases rate constant K also increases। क्या ना, पहले ये वाला आर्हेनियस इक्वेशन लिख लो, इसके पहले आप ये भी मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपको ये भी पता है कि इस इक्वेशन का नाम क्या है। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन यू राइट दिस इक्वेशन एंड देन यू विल राइट that as we can see from the equation that as T increases rate constant K also increases। तो पहले टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे तो हो ही गया। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक बात ध्यान देना कि एक्टिवेशन एनर्जी ना सिर्फ डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कोई एक एनर्जी प्रोफाइल आप जब बनाते हैं, एग्जाम में आप बना भी सकते हैं, वाई एक्सिस में यू विल राइट एनर्जी और एक्स एक्सिस में यू विल राइट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल यहां पर बनेगा, इस तरीके का कुछ एनर्जी प्रोफाइल मान लो बनता है ऐसा, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये है रिएक्टेंट का एनर्जी और ये है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो उसको क्रॉस करना है। इस गैप को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, अदरवाइज टेम्परेचर के चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां पे आप नीचे लिखेंगे एज T चेंजेस देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी EA विच चेंजेस विथ कैटलिस्ट। एक एड ऑन इंफॉर्मेशन यहां पे आप लिख दिए एग्जाम में कि एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ किस चीज पर चेंज करता है, जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे, अदरवाइज तापमान के चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं करता है। बोर्ड पे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है। सवाल है, एक रिएक्शन दिया है 2N2O5 गैसियस गिविंग राइज टू 4NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, तापमान भी दिया है 318 केल्विन। खैर उसका कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज 1.4 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। देखिए, जैसे एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डिसअपियरेंस के रेट के फॉर्म में उसको लिखा जाता है। दिस इज इक्वल टू, जैसे एक रिएक्टेंट है N2O5 तो आई विल बी राइटिंग -D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt, ऐसा लिखते हैं। और जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि अगर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता तो यही उसका फॉर्म रहता, लेकिन क्योंकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, ये चीज पहले आप लोग ध्यान रख लो। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है क्योंकि वो रिएक्टेंट है और वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए वहां पे माइनस मेंशन किया हुआ है। -dN2O5/dt, ये पूरा टर्म आप एग्जाम में क्या ना इसको लिख करके ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिखे, ऐसे, और यहां पे एरो देकर के लिखेंगे दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, ये N2O5 के रेट ऑफ डिसअपियरेंस का वैल्यू है -dN2O5/dt, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.4 × 10⁻³, यानी कि ये जो करली ब्रैकेट आप लोग को दिख रहा है ना, उसका पूरा वैल्यू है 1.4 × 10⁻³ और उसको हाफ से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1.4 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मोलर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.7 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड।
आप सीधे ये वाला चीज अगर लिखेंगे तो हो सकता है हाफ मार्क्स कट जाए एग्जाम में, बट अगर आप प्रॉपरली ये चीज लिखेंगे और ये मेंशन करेंगे कि ये जो इस कर्ली ब्रैकेट है दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो आपका कहीं पे भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आप लोग को मिलेगा इस केस में। ये एक डेरिवेशन क्वेश्चन है जहां पे एक वैल्यू है जो आपको डिराइव करना है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें ये रिलेशनशिप डिराइव कीजिए कि T99% का मतलब होता है वो समय जब 99% ऑफ द रिएक्टेंट गॉट कंज्यूम, यानी कि रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुका है, इज इक्वल टू 2T 90%, यानी कि 90% का मतलब क्या हो गया, वो समय जितना देर में 90% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी कि 90% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, उस रेट लॉ को यहां पर हम लिखते हैं। रेट लॉ इज ln A0 डिवाइडेड बाय A दैट इज इक्वल टू K इंटू T। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, जहां पर A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, this A is concentration of reactant A at time t, that is equals to Kt। इसी को हम लोग इस्तेमाल करने वाले, K is rate constant and T is time। ठीक है, आप प्रॉपरली वहां पर इसको लेबलिंग भी कर देंगे। यहां पे हम लिख देते हैं where A0 is initial concentration of A reactant, ठीक है, AT is concentration of reactant at time t, और K जो है is rate constant, K is rate constant। ठीक है, ये मेंशन कर दिए। अब मेरे को इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है सब चीज। तो पहले T 99%, तो यहां पे लिखते हैं एट T 99%, 99% का मतलब 99% रिएक्शन हो चुका है, यानी जो रिएक्टेंट बचा हुआ है AT वो सिर्फ 1% बचा हुआ है, यानी कि इस केस में हम लोग लिखेंगे AT इज इक्वल टू 1%, यानी कि 1/100 ऑफ A0। AT 1% ऑफ A0 है, 99% कंज्यूम हो चुका है, ये बचा हुआ है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.01 A0। ये हो गया T 99%। तो इस इक्वेशन में जब आप T 99% वाला केस लगाओगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ln A0 के जगह A0 ही रहने देते हैं और AT के जगह हम लोग पुट कर देते हैं 0.01 A0, ये पुट कर दिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू K इंटू T 99%। ये हो गया इक्वेशन 1। इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, फिर जैसे 99% के लिए ये डेटा लिखे हैं, 90% के लिए क्या लिखोगे, तो यूल राइट एट T 90% यूल बी राइटिंग AT, यहीं पे लिख देते हैं AT इज इक्वल टू, जैसे 99% कंप्लीट हो गया तो AT जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है A का वो कितना होगा, ओनली 10%, यानी कि 10% का मतलब 10/100 ऑफ A0 विच इज इक्वल्स टू 0.1 A0। ठीक है, फिर इस इक्वेशन में 90% के लिए अगर आप लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, ln A0 को A0 ही छोड़ देते हैं और AT के जगह हम पुट कर देते हैं 0.1 A0। दिस इज इक्वल टू K T 90% एंड दिस इज इक्वेशन 2। दिस इक्वेशन 2। तो ये है इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन 2। जस्ट अ मिनट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपके पास आ गया। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, जैसे ही डिवाइड करेंगे यहां पे देखो क्या आया है, ln 1/0.01 यानी कि ln 100 डिवाइडेड बाय, यहां पे ln 1/0.1 यानी कि ln 10 डिवाइड बाय ln 10 इज इक्वल टू, यहां पे आपको दिखेगा जब दोनों को डिवाइड किया तो k कैंसिल आउट हो गया, T99/T90%, ऊपर आएगा T99% और नीचे आएगा T90%। ठीक है, अब बहुत इजी सा कैलकुलेशन बचा है।
विल राइट दिस एज 2.303 log 100 डिवाइड बाय 2.303 log 10 इज इक्वल्स टू T 99% डिवाइड बाय T 90%. ये हो गया. और फिर यहां भी देखिए 2.303 तो कैंसिल आउट हो गया. log 100 का वैल्यू होता है 2 और log 10 का वैल्यू होता है 1. तो यहां पे रेशियो क्या आया, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू T 99% डिवाइड बाय T 90%. और यहां से सॉल्व करके T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T 90%. ये निकल करके आया नीचे, हेंस प्रूव्ड. बोर्ड में आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने के लिए 30 मिनट्स लग रहा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ, और कुछ लॉग का वैल्यू भी दिया हुआ है जो हो सकता है क्वेश्चन में यूज होगा. ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलोज क्या फॉलो करता है, तो ln a नॉट डिवाइड बाय a इज इक्वल टू kt. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपरली हम लेबलिंग भी किए थे. a नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, k इज रेट कांस्टेंट एंड t इज टाइम t. ठीक है, तो इसको आप वापस से लेबलिंग भी कर लेंगे यहां पे. अब सवाल कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लगता है, तो एट t 75%, जब t 75% हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, AT का वैल्यू विल बी, कितना बचा हुआ होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, 25% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि 25% ऑफ A नॉट ये बचा हुआ होगा, विच इज इक्वल टू A नॉट डिवाइड बाय 4. ठीक है, ये AT का वैल्यू हो गया. अब इसको उसमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन निकल के आया ln A नॉट डिवाइड बाय AT. AT की जगह क्या पुट करेंगे, A नॉट बाय 4. A नॉट बाय 4 इज इक्वल टू KT, और ऑब्वियसली T के जगह भी हम लोग 30 सेकेंड्स, T के जगह भी हम लोग 30 मिनट्स पुट कर सकते हैं. तो विल राइट K इंटू 30, ये 30 मिनट्स है. ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा A नॉट कैंसिल आउट हो गया और यहां ln 4 निकल के आया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.303 log 4, है ना. ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 यूज करते हैं. log 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 30. तो यहां से आप k निकाल लिए रेट कांस्टेंट, विच इज 2.303 इंटू log 4 का वैल्यू है 0.6 डिवाइडेड बाय 30. ये आ गया k का वैल्यू. अगर यूनिट लिखना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो आप इसमें पर मिनट लिख सकते हैं, पर मिनट. ये k का वैल्यू निकला, बट ये k नहीं निकालना. यहां तक अगर बना लोगे तो एटलीस्ट जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आधा नंबर तो आप लोग को, हाफ मार्क्स तो आप लोग को 50% मिल जाएगा. बट आपको टी हाफ निकालना है तो आपको फिर ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो टी हाफ का जो वैल्यू होता है, दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय k. और ये जो k का वैल्यू आया है उसको यहां पे पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी हाफ इन मिनट्स. अगर ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो बगैर सॉल्व किए आप इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि 75% कंप्लीट करने में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जितना भी समय लगता है वो टी हाफ का डबल होता है. तो अगर 75% कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लग रहा है तो टी हाफ का वैल्यू होगा 15 मिनट. ये फिर से बेसिक सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 gaseous plus 3H2 gaseous गिविंग राइज टू 2NH3. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज गिवन. मतलब एक्चुअली क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 मतलब कि dNH3 by dt. This is given and the value is 3.6 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second. ये डेटा आपको दिया हुआ है, ये गिवन है. जो दिया हुआ है वो लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. बहुत बेसिक सा चीज है कि यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा
दैट विल बी इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाले केस में प्लस जाएगा और 2 लिखा हुआ है तो 1/2 कर देंगे हम लोग, तो 1/2 dNH3 डिवाइडेड बाय dt। ये बेसिक सा फॉर्मूला आप वहां पे लिखेंगे और dNH3/dt का वैल्यू लिखा हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से निकल के आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वैल्यू विच इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहां से आ गया वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4, और यूनिट जरूर लिखना, सेम यूनिट रहेगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, मतलब H2 किस रेट से डिसअपियर कर रहा है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट -dH2 बाय dt को आपको कैलकुलेट करना है, ये निकालना है, ठीक है। तो यहां से फिर से हम लोग काइनेटिक्स का वो स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल अगर करें तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट -1/3 dH2 बाय dt इज इक्वल टू NH3 के लिए 1/2 dNH3 डिवाइड बाय dt। ये इक्वेशन बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। रिएक्टेंट है H2 तो माइनस लिए, प्रोडक्ट है NH3 तो प्लस लिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 लिए हैं, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें सिर्फ आप लोग को वैल्यूज को पुट करना है। क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए dNH3/dt का वैल्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.6 10 पावर -4, तो वहां पे पुट कर दीजिए। तो यहां पे डेटा क्या निकल के आया, -1/3 dH2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और फिर आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना है इसका -dH2/dt का, 3 को खाली उधर भेज दो तो सारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो -dH2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, ये हम ऐसे ही फॉर्म में छोड़ दे रहे हैं, बट आप कैलकुलेट करके फाइनली आंसर वाले फॉर्म तक वहां पे आप लिखेंगे, एंड इसके बगल में लिख भी दोगे दैट दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, जो आपको सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है जिसमें कि एक ग्राफ बनाया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है y एक्सिस में, टाइम है x एक्सिस में, एंड यू हैव टू एनालाइज द गिवन ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। और इसमें कह रहा है थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। तो पहला बात तो ये है कि इसमें 2 पार्ट था क्वेश्चन में, सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज हो गया है या किसी और पेज में होगा। इसका एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट था डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको दिख रहा है ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। शुरुआत में कंसंट्रेशन 1 से थोड़ा सा ग्राफ भी यहाँ पे ये वाला पॉइंट 1.6 है, फिर यहां 0.8 यानी कि आधा हो गया है कंसंट्रेशन, कितनी देर में, 10 मिनट या सेकंड जो भी होगा, तो 10 सेकंड्स में कंसंट्रेशन हाफ हो गया है, और फिर 0.8 से 0.4 हुआ है 20 में, यानी कि यू कैन क्लियरली सी कि सेम टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन हाफ हुआ है। जितने देर में 1.6 से 0.8 हुआ, कितने देर में, तो 10 सेकंड में, उतना ही टाइम लगा है 10 से 20 सेकंड 0.8 से 0.4 होने में, और फिर उतने ही देर में आपको दिख रहा है 0.4 से 0.2 हो रहा है, विच मीन्स दैट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जितना भी था इनिशियली उसका आधा होता जा रहा है। ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि टी हाफ का जो वैल्यू होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, it is not dependent on concentration. For first order we write that T half is equals to 0.693 divided by K, ऐसा लिखते हैं T half का वैल्यू। और इसमें आपको दिख रहा है RHS में कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है, यानी कि वट एवर बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द वैल्यू ऑफ T half will be constant। आपको दिख रहा है जब कंसंट्रेशन 1.6 था उस समय भी T half का वैल्यू 10 सेकेंड था, 10 सेकेंड में आधा हो गया था।
जब कंसंट्रेशन 0.8 हुआ उस समय भी टी हाफ का वैल्यू 10 सेकेंड था, यानी कि अगले 10 सेकेंड में 0.8 से 0.4 हो गया। और फिर जब कंसंट्रेशन 0.4 था तब भी टी हाफ का वैल्यू 10 सेकेंड था, यानी कि अगले 10 सेकेंड में कंसंट्रेशन 0.4 से 0.2 हो गया, विच मींस दैट T half is independent of concentration that actually takes place in first order reaction। तो आप यहां पे रिएक्शन में आंसर में क्या लिखोगे, आप T half 0.693 by K लिखोगे। आप बोलोगे as we can see that in a first order reaction T half is independent of concentration and graphically also we can observe that the value of T half is constant and it is irrespective of initial concentration of reactant। Whatever be the concentration of reactant, the value of T half is constant, which means that this curve follows first order kinetics। और ये जो second question है determine the order of reaction, ये first order reaction का कर्व है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कर्व है। वैसे भी बहुत बेसिक सा चीज है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो कर्व होता है कंसंट्रेशन और टाइम का, वो एक स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग कर्व होता है विद कांस्टेंट स्लोप, और हम लोग के सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो अगर जीरो ऑर्डर नहीं है तो पक्का है कि फर्स्ट ऑर्डर ही होने वाला है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर का एक और बात होता है कि उसमें जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो होता है ln a0 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू kt। ये होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होता है, और ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। तो थ्योरेटिकली कहां पर टच करेगा, इंफिनिटी पे टच करेगा। अगर इस कर्व में ध्यान से देखो, आप t के जगह इंफिनिटी पुट कर दोगे तभी जाकर के ये a का वैल्यू जीरो के तरफ जाएगा, अदरवाइज ये a का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ये इक्वेशन लिखने के बाद देखो एज t टेंड्स टू इंफिनिटी a टेंड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ a टेंड्स टू जीरो। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है, बट थ्योरेटिकली आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि ये वाला कर्व को और आगे बढ़ाते जाओगे, ये नीचे होता जाएगा, नीचे होते 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 कहां पर जाकर के वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो थ्योरेटिकली इट विल टच एट इंफिनिटी। तो ये पार्ट जो है थ्योरेटिकली कैन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो एट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम्स एक्सप्लेन। तो ऑब्वियसली यस, एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन से है। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि t की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो a की जगह जीरो पुट हो जाएगा। सो एज t टेंड्स टू इंफिनिटी a टेंड्स टू जीरो, थ्योरेटिकली ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, बट प्रैक्टिकली एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। एक रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा है, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर T इफ द E एक्ट का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख के आप लोगों को समझाते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन कहता है कि K इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस EA डिवाइड बाय RT। ये A है आर्हेनियस कांस्टेंट, E है एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। अगर आप EA के जगह जीरो पुट कर दो, कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है बट एक्चुअली होता नहीं है। एक्टिवेशन जगह जीरो है, तो यहां पे अगर जीरो आप पुट कर देते हैं तो K इज इक्वल टू A e टू द पावर जीरो, और e टू द पावर जीरो का वैल्यू हो गया 1। तो यहां पे K का वैल्यू हो गया आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर। A इज अ कांस्टेंट टर्म, सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो बेसिकली रेट कांस्टेंट तो आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं हुआ, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया A के बराबर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी तभी पॉसिबल है जब किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो देन रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, एक कर्व दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का कर्व, जो कि स्ट्रेट लाइन है, और तीन पार्ट है सवाल का। पहला पार्ट है कि यू हैव टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर कंसंट्रेशन और टाइम कर्व लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन A0 माइनस KT। ये उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन है, ठीक है, माइनस KT, जहां पे A हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t बराबर जीरो, K इज रेट कांस्टेंट एंड T इज टाइम। तो आपको दिख रहा है ये y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप का कर्व निकल के आ रहा है। तो इसके नीचे आप लिखोगे कि एज वी कैन सी दैट द कर्व फॉलोज स्ट्रेट लाइन वेयर कंसंट्रेशन वर्सेस t विल गिव यू दिस कर्व। तो इसीलिए यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये वाला लिखने के बाद as the curve is linear, as the equation is linear, so the curve follows straight line। इसीलिए ये जो predict the order of reaction है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर।
जीरो ऑर्डर है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? तो आप देखो यहां पे y इक्वल्स टू mx प्लस c में y हो गया कंसंट्रेशन, यानी कि ये y हो गया, ठीक है, और ये x है, टाइम इज x, तो ये t x हो गया, तो स्लोप इसका क्या हो गया? माइनस के। y इक्वल्स टू mx प्लस c में स्लोप क्या होता है? m, तो स्लोप क्या हो गया? x का जो बगल में कोएफिशिएंट है वो, तो माइनस के जो आप लोग को यहां पर दिख रहा है, माइनस के, वो है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया माइनस के, माइनस के, ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर है व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? देखो, जनरल यूनिट ऑफ के, जनरल यूनिट ऑफ के ऐसा होता है, उसको हम लोग लिखते हैं मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ऐसा लिखते हैं, मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि जीरो ऑर्डर प्रूव हो चुका है, तो एन के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? एन के जगह पुट करेंगे जीरो, और जीरो पुट करने के बाद ये निकल करके आएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये है यूनिट ऑफ के फॉर दिस कर्व। ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहां पे एक रिएक्शन दिया हुआ है P प्लस 2Q गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, और उसका रेट लॉ भी दे दिया है K P टू द पावर हाफ इंटू Q। अब ये जब रेट लॉ हम देख रहे हैं और ये रिएक्शन देख रहे हैं, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये क्वेश्चन में नहीं है, बट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखिए, जब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर में नहीं दिखे आपको, तो पक्का वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जैसे यहां पे देखो, Q का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, बट यहां पे पावर 1 है, P का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, बट पावर में हाफ है। अगर किसी एक का भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेट लॉ के उसके पावर में नहीं दिखे, तो वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आप लोग को पता है कि जो कंसंट्रेशन का पावर होता है वो उस रिएक्टेंट का ऑर्डर होता है। तो P के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1/2 और Q के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। आपसे अगर इंडिविजुअली पूछता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P, तो हाफ होता, विद रिस्पेक्ट टू Q 1 है, ओवरऑल 3/2 हो गया। और सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? अभी जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि यूनिट ऑफ के, जनरल यूनिट ऑफ के फॉलो करता है मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर 3/2 है, तो इस एन के जगह 3/2 पुट कर दो, जो भी निकल करके आएगा वही है के का यूनिट इस गिवन रिएक्शन का।